इसे समझने के लिए हमें बिहार की राजनीतिक तस्वीर और रणनीति दोनों पर ध्यान देना होगा। आपके सवाल में आपने सही कहा कि ये सिर्फ 6 सीटें मांगी थी, लेकिन गठबंधन सिर्फ सीटों की संख्या तक सीमित नहीं होता। इसमें राजनीतिक फायदे, सामाजिक समीकरण और इमेज भी अहम होते हैं। मेरी राय में इसके पीछे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। सामाजिक और मतदाता समीकरण। राजद और कांग्रेस की कोशिश रहती है कि उनके मुस्लिम और यादव वोट बैंक में कोई टूट न हो। एमएम मुख्य रूप से मुस्लिम वोटों पर निर्भर है और खासकर सीमांचल में ताकत रखती है। अगर राजद या कांग्रेस एमएम के साथ गठबंधन करते तो कुछ मुस्लिम वोट एमएम की तरफ चले जाते। इससे उनके अपने उम्मीदवारों के जीतने की संभावना कम हो सकती थी। राजनीतिक और छवि कारण। राजद और कांग्रेस बिहार में खुद को साझेदारी और विकास की पार्टी के रूप में दिखाना चाहते हैं। एम की कभी कभी कट्टर छवि को लेकर उन्हें लगता होगा कि गठबंधन उनके वोटरों की धारणा पर असर डाल सकता है। रणनीतिक आत्मनिर्भरता। राजद और कांग्रेस शायद ये सोच रहे हैं कि सीमित 6 सीटों के लिए गठबंधन करना ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा। उन्हें लगता होगा कि अकेले या छोटे गठबंधनों के जरिए ही अधिक सीटें जीतना संभव है। भविष्य की राजनीति। कभी कभी पार्टियां छोटी मांगों को भी लेकर डरती हैं कि ये लंबी अवधि में उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर कर सकता है। एमएम का अलग रहना राजद और कांग्रेस के लिए अलग चुनावी रणनीति बनाए रखने का मौका भी है। सारांश में 6 सीटों की मांग छोटी लगती है, लेकिन राजनीतिक संतुलन, वोट बैंक और छवि के कारण राजद और कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। चुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं, बल्कि वोटर की धारणा और लंबे समय की रणनीति भी है। अगर आप चाहे तो मैं आपको सीमांचल में एमएम की ताकत और राजद कांग्रेस की रणनीति का ग्राफिकल विश्लेषण भी बनाकर दिखा सकता हूं, जिससे ये और साफ हो जाएगा। क्या मैं वो कर दूं? दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है और इस बार तूफान का नाम है सदर ओवैसी और उनकी पार्टी एमएम। जी हाँ, ओवैसी साहब ने साफ कर दिया है वो न एनडीए के साथ है, न आरजेडी या महागठबंधन के साथ, बल्कि इस बार वो तीसरे मोर्चे के रूप में मैदान में उतरने जा रहे हैं। एमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए अपनी पहली 30 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और पार्टी का कहना है कि कुल 10 सीटों पर लड़ने की तैयारी चल रही है। सबसे ज्यादा फोकस होगा सीमांचल इलाके पर, जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और जहां 2020 के चुनाव में एमएम ने कमाल दिखाया था। याद कीजिए 2020 में एमएम ने सिर्फ 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें से 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। अब की बार ओवैसी का कहना है हम सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की पार्टी नहीं है, बल्कि एक कौमी और इंसाफ की आवाज है। इसीलिए एमएम ने इस बार कुछ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है। मतलब ये कि पार्टी अब अपनी पहचान को और बड़ा करने की कोशिश में है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये चाल काम करेगी? बिहार की सियासत में 2 बड़े खेमे हैं। एक तरफ नीतीश कुमार और एनडीए, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का महागठबंधन। इन दोनों के बीच में जगह बनाना आसान नहीं है। ओवैसी साहब ने आरजेडी से गठबंधन की बात भी की थी, यहाँ तक कि कहा था अगर हमें 6 सीटें मिले तो हम तैयार है साथ चलने को, लेकिन तेजस्वी यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अब एमएम ने ठान लिया है कि हम अकेले मैदान में उतरेंगे और जनता से सीधी बात करेंगे। पार्टी का कहना है हम अब सिर्फ वोट बांटने वाले नहीं, बल्कि हक की लड़ाई लड़ने वाले हैं। एम के बिहार अध्यक्ष अब्दुल ईमान ने कहा है हम हर उस जगह उतरेंगे जहां इंसाफ की जरूरत है, चाहे आबादी किसी भी धर्म की क्यों न हो। लेकिन दूसरी तरफ एमएम के अंदर ही कुछ असंतोष और बगावत की खबरें भी हैं। कई पुराने चेहरे टिकट न मिलने से नाराज हैं। अब देखना यह होगा कि ओवैसी इस बगावत को कैसे संभालते हैं। फिलहाल एमएम की नजर सीमांचल की वैसी बस 30 सीटों पर है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिलों में ओवैसी की जनसभाओं में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। और अगर ये जोश वोट में बदल गया तो बिहार की सियासत में एक तीसरी ताकत उभर सकती है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में एमएम की ये नई चाल बिहार की सियासी तस्वीर बदल सकती है, या फिर वही पुराना सवाल उठेगा, क्या एमएम सिर्फ वोट बांटने वाली पार्टी है या